सजन रे झूठ मत बोलो। शैलेंद्र की कलम से निकला ये गीत हम जब भी सुनते हैं तो दिल में एक हलचल सी मचा देता है और कुछ सोचने के लिए दिमाग मजबूर हो जाता है। सन 1963 में शैलेंद्र ने गीतकार से निर्माता बनने की सोची और लेखक फणेश्वर नाथ रेणु की कहानी मारे गए गुलफाम पर फिल्म का निर्माण किया, जिसका नाम रखा तीसरी कसम। मारे गए गुल। फिल्म तीसरी कसम का निर्माण तो शुरू हुआ 1963 में, लेकिन फिल्म पूरी होकर पर्दे पर आई पूरे 3 साल बाद, यानी सन 1966 में। फिल्म में देरी होने की खास वजह थी रुपयों की कमी। तीसरी कसम हालांकि बॉक्स ऑफिस पर सफल तो नहीं हो पाई, मगर हिंदी फिल्मों में तीसरी कसम को एक बेहतरीन फिल्म माना जाता है। फिल्म की असफलता ने शैलेंद्र को इतना झकझोर दिया कि अगले साल ही उनका निधन हो गया। शैलेंद्र ने जवानी को नींद में नहीं खोया था, बल्कि बड़े ही खूबसूरत नगमे हमारी हिंदी फिल्मों को दिए, जो आज भी हर दिन हर पल हमको सुनने को मिलते हैं। फिल्म तीसरी कसम में राज कपूर, हीरामन और वहीदा रहमान हीराबाई की भूमिका में थे। फिल्म के पर्दे पर हीरामन एक बैलगाड़ी को हाँकते हुए ये गीत गाता है। सजन रे। जैसे ही गीत समाप्त होता है, बैलगाड़ियों का काफिला एक जंगल के बीच पहुंचता है। वहां भयानक अंधेरी रात में छुपा हुआ पुलिस दल इन बैलगाड़ियों की चेकिंग करता है, क्योंकि इन गाड़ियों में बिना टैक्स दिए हुए माल लदा हुआ होता है। हीरामन घबराकर चुपके से अपने बैल निकालकर सीधा अपने घर की ओर भागता है और घर जाकर अपनी भौजाई के पास कसम खाता है। कसम खाता हूँ भौजी, फिर कभी चोर बाजारी का माल नहीं लाता। ये होती है हीरामन की पहली कसम, या यूं कहूं कि फिल्म तीसरी कसम की पहली कसम। और अब जरा इस नजारे को भी सुन लीजिए। हीरामन रोता हुआ फिर से कसम खाता है कि वो अपनी बैलगाड़ी में अब फिर कभी बांस नहीं भरेगा। ये होती है फिल्म की दूसरी कसम। आज चलचित्र की सुनहरी यादें में हम कोशिश कर रहे हैं कि आपको फिल्म के डायलॉग के सहारे इस फिल्म की कहानी को याद दिलाने की। रेलवे स्टेशन पर हीरामन अपनी गाड़ी में लालटेन जलाता है। तभी उस जनानी सवारी के बारे में रह रहकर कुछ शंका होने लगती है और वो भगवान के मंदिर के आगे इस तरह से विनती करता है, रक्षा करो भोलेनाथ, रक्षा करो। कोसों तक फैला हुआ सुनसान मैदान, फिर रात का सफर, जाने कौन सवारी है। गाड़ी में रह रह के खुशबू आती है, पीठ में गुदगुदी भी होती है। सिर्फ पांव देखा था, सो भी जाने सीधा था या उल्टा था, कहीं जिन परहेज ना हो। 100 रुपए का प्रसाद चढ़ाऊंगा भोलेनाथ, इस दफा रक्षा कर लो, बचा लो मेरे भोलेनाथ। इसी बीच दोनों आपस में एक दूसरे को जानने की कोशिश करते हैं। हीराबाई छप्पर गाड़ी में बैठी बैठी अपनी नौटंकी की स्क्रिप्ट पढ़कर याद करने लगती है, तो हीरामन को लगता है कि वो उसके लिए पत्र पढ़ रही हो जैसे, और ख्यालों ही ख्यालों में हीरामन के मुंह से ये गाना निकल पड़ता है। सुबह होने पर एक नदी के किनारे वो हीराबाई को एक कहानी सुनाता है और ये भी बताता है कि प्रेम में असफल होने पर महुआ घटवारिन यहाँ डूब मरी थी, और हीरामन के होठों से ये गीत निकल पड़ता है। वो जो महुआ घटवारन का घाट था ना, उसी मुल्क की थी महुआ। थी तो घटवारन, लेकिन 100 सतवंती में एक। उसका बाप दिन दिहाड़े ताड़ी पी के बेहोश पड़ा रहता था। उसकी सौतेली माँ थी साक्षात राक्षसनी। महुआ कुंवारी थी, हरी पूरी दुनिया में कोई न था उसका। दुनिया बनाने वाले। कैसे करूं महुआ के रूप का बखान, हिरनी जैसी कजरारी आंखें, चांद सा चमकता चेहरा, एड़ी तक लंबे रेशमी बाल। जब वो मुस्कुराती तो जैसे बिजली कौन जाती। भगवान जी ही ऐसा रूप भर सकते हैं माटी के पुतले में। काहे बनाए तूने माटी के पुतले।
हीरामन हीराबाई को कई कहानियां और गीत सुनाते हुए आखिरकार सर्कस की उस अपनी मंजिल तक पहुंची जाता है जहां हीरामन को हीराबाई को छोड़ना होता है। शाम के वक्त जब नौटंकी होती है तो हीरामन भी वहां पर उस नौटंकी को देखने दर्शकों के बीच बैठ जाता है। ऐसे में हीराबाई की नजर हीरामन पर पड़ती है तो वो गाती है। हीरामन को हीराबाई का इस तरह से इस नौटंकी में गाना और बोलना अच्छा नहीं लगता। जमींदार यानी इफ्तिकार की हीराबाई से मुलाकात व हीराबाई द्वारा जमींदार को अपने हाथों से पान खिलाना और जमींदार के बुलावे पर हीराबाई का उसके महल पर जाना हीरामन को अच्छा नहीं लगता। हीराबाई हीरामन के मन में जागे इस सपने को समझ लेती है। वो उसके सपने को तोड़ना चाहती है। दोनों की मुलाकात फिर से रेलवे स्टेशन पर होती है। तुम आ गए हीरामन, चलो भेंट हो गई। ये लो अपने रुपये। लो ना मीता, लो ना। मैं तो उम्मीद ही खो बैठी थी, सोचा भी भेंट नहीं होगी। मैं वापस जा रही हूँ अपने देश की कंपनी में। हीरामन अपनी बैलगाड़ी पर लौट आता है और एक कसम खाता है। उलट उलट के क्या देखते हो? खाओ कसम, फिर कभी कंपनी की बाई को गाड़ी में नहीं बैठाएंगे। तीसरी कसम के साथ फिल्म का समापन होता है। दिल को छू लेने वाली इस छोटी सी कहानी में कई रंग होते हैं। दोनों के बीच उभरा ये प्रेम बड़ा ही साफ सुथरा प्रेम होता है, लेकिन दोनों की अपनी अपनी मजबूरी होती है। इस फिल्म की पूरी शूटिंग इगतपुरी के लोकेशन पर हुई थी, जहां फिल्म मधुमती को भी फिल्माया गया था। फिल्म बॉक्स ऑफिस पर सफल नहीं हुई, मगर 1967 में इस फिल्म को राष्ट्रपति पदक से नवाजा गया था। फिल्म तीसरी कसम को सोवियत रूस के साइटेशन पुरस्कार और बंगला फिल्म पत्रकार संघ के कुल 11 पुरस्कार भी मिले। फिल्म की कहानी में जो अन्य चरित्र निभाने वाले कलाकार थे उनमें दुलारी, इफ्तिकार, असित सेन, CS दुबे, कृष्ण धवन, कैस्ट्रो मुखर्जी, विश्व मेहरा और समर चटर्जी थे। फिल्म के गीत शैलेंद्र और हसरत जयपुरी ने लिखे थे। संगीत दिया था शंकर जयकिशन ने। फिल्म के छायाकार सुपुत्र मित्रा, पटकथा रविंद्र घोष और कहानी और संवाद फणीश्वर नाथ रेणु की थी, जिन्होंने शैलेंद्र को फिल्म बनाने की इजाजत इस बात पर दी कि वो फिल्म की कहानी को हूबहू पर्दे पर उतारेंगे। जबकि राज कपूर ने तो शैलेंद्र को इस फिल्म को पूरी तरह से कमर्शियल फिल्म बनाने के लिए कहा था, लेकिन शैलेंद्र ने अपना पूरा वादा निभाया। बस भाई, अब हम भी इजाजत चाहेंगे, फिर किसी कहानी के साथ मिलने का वादा करते हुए अब नमस्ते।